यस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कंपनी एक्ट के चैप्टर नंबर 3 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आपको याद होगा कि मैंने जब आपको कंपनी लॉ की शुरुआत की थी तभी बताया था कि दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस provisions relating to memorandum of association. So the race begins here in company law. यहां से आपकी दौड़ स्टार्ट हो जाती है कंपनी लॉ के भीतर जाने वाली। अब मेमोरेंडम होता क्या है? एक किताब होती है, आपको बताया था कि आप प्रिंटिंग कराएंगे मेमोरेंडम की, प्रिंट आउट निकालेंगे या स्टैम्प पेपर के ऊपर लगाएंगे। अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसी मेमोरेंडम के ऊपर आप इस पर स्टैम्प पेपर चिपकाएंगे। ठीक है, चाहे 1% कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे आपकी पब्लिक कंपनी हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंपनी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 7 हमने देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट थिंग इज definition of memorandum of association. What is the definition? It is given in section 2 clause 56. How memorandum is defined? Memorandum means a memorandum of association of a company as originally framed or altered from time to time as per the Companies Act 2013. Now see this definition. इस डेफिनेशन ने मेमोरेंडम के बारे में क्या होता है कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये कहा मेमोरेंडम मीन्स ए मेमोरेंडम। सो इट डज नॉट टॉक्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम, इट डज नॉट टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरेंडम। दिस डेफिनेशन, इफ यू रिकॉल, इज सेम लाइक definition of a company, whereunder we saw that company means a company which is formed and incorporated under the Companies Act. By that definition, we could not know anything about the company unless and until we came down to understand the various characteristics of the company. उसी तरह से मेमोरेंडम, अभी ये डेफिनेशन है 256 ने दी हुई है। फिर हम देखेंगे कि मेमोरेंडम के अंदर क्या होता है। तो अभी जरा डेफिनेशन एक बार फिर से, मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। सो फर्स्ट थिंग, memorandum is a document which is required only in case of a company. In partnership you don't have memorandum of association. In partnership you have a partnership deed. In trust you have bylaws. In cooperative society you have bylaws. memorandum शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए होगा। So memorandum means memorandum of a company as originally framed. Originally framed की मीनिंग क्या है? The time when your company was going to be incorporated, you were required to frame a memorandum of association, and that memorandum of association will be called memorandum as originally framed, which you printed it, which you stamped it, which you submitted to the registrar of company for the purpose of getting your company incorporated. So वो memorandum था जिसको आपने originally framed किया था। Memorandum means memorandum of a company as originally framed or, mind this word, altered from time to time. ये अभी आपके इस चैप्टर में आगे आने वाला है, alteration of memorandum of association. So the fact that this very definition contains these words altered from time to time signifies that memorandum once made can be changed also. चेंज के प्रोसीजर होंगे, हम देखेंगे कि चेंज करने के प्रोसीजर्स क्या हैं। 256 ने सिर्फ इतना बताया, मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑफ कोर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 ने कई प्रोविजंस बनाए हैं कि आप अपना नाम कैसे चेंज करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज करेंगे, आप ऑब्जेक्ट क्लास कैसे चेंज करेंगे, वेरियस क्लासेस को चेंज करने की जिम्मेदारी है। लेकिन अब जरा मेमोरेंडम के अंदर चलते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इतना देखा, मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी। अब अगला सवाल उठता है कि आखिर भैया मेमोरेंडम में होगा क्या, ये तो बताओ।
Requirements with respect to memorandum is given in section number 4. Section number 4 contains the various items which are to be mentioned in memorandum of association. तो पहली चीज जो लिखी है मेमोरेंडम में वो लिखी है तुम्हारा नाम क्या है बसंती। नाम क्या है तुम्हारा, कंपनी का नाम, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज सबसे पहले, द नेम ऑफ द कंपनी इज XYZ लिमिटेड, द नेम ऑफ द कंपनी इज ABC प्राइवेट लिमिटेड। तुम्हारा नाम क्या है बसंती। अरे रहती कहां हो ये तो बता दो। रामगढ़ 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 ये तो बता दो। रामगढ़ का एड्रेस क्या है। दो सेक्शन यहां पे देखिएगा। 41B तो रिक्वायरमेंट है कंपनी लॉ की कि मेमोरेंडम का जो क्लास नंबर 2 होगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताएगा। और सेक्शन नंबर 12 अगर आपको पिछले लेक्चर्स की याद हो तो सेक्शन नंबर 12 मैंने पिछले लेक्चर में रेफर किया था कि सेक्शन 12 कहता है हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उसकी जानकारी INC फॉर्म नंबर 22 में ROC को दी जाएगी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 12 हम यहाँ पे और ज्यादा देखेंगे जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन भी होता है। तो मेमोरेंडम का क्लास नंबर 2 होगा तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है कंपनी ये बता दो। पहला नाम, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा क्लॉज क्या होगा, करती क्या हो, किस लिए बनी है ये कंपनी। द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज सेक्शन 41C, द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज सेक्शन 41C। तो पहला क्लॉज क्या हो गया, नेम क्लॉज, दूसरा क्लॉज क्या हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में मैं अभी बता देता हूं यहां आप एड्रेस नहीं लिखेंगे, यहां सिर्फ ये लिखेंगे द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ दिस कंपनी शैल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ यूपी, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सिर्फ राज्य का नाम लिखेंगे, एग्जैक्ट एड्रेस कहां देना है, INC फॉर्म नंबर 22, INC फॉर्म नंबर 22। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज देखिए, नेम क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज तो एक एक लाइन का होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज बड़ा है, किस लिए कंपनी बनी है। ये कंपनी एयरलाइन चलाएगी, ओके, ये कंपनी होटल चलाएगी, तो ये कंपनी अनाज भी खरीदेगी, ये कंपनी रेस्टोरेंट्स भी चलाएगी, ये कंपनी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, ये कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। तो इसके ऑब्जेक्ट में है कि ये स्टील बनाएगी भी, स्टील की माइन भी खरीदेगी और आयरन की माइंस भी खरीदेगी, आयरन ओर की सप्लाई का काम भी करेगी, स्टील का ये बनाएगी, स्टील का वो बनाएगी। ये कंपनी कपड़े बनाएगी, तो कपड़े बनाएगी तो सिर्फ थान बनाएगी या रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाएगी, रेडीमेड गारमेंट्स बनाएगी तो ये शोरूम भी खोलेगी। मतलब आपको जो भी करना है ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा जाना चाहिए। अगर नहीं लिखा गया है तो आपको बाद में ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑब्जेक्ट क्लॉज में पहले बताइए जरा, सोचिए क्या लिखा होगा। अरे भाई वो तो पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए कंपनी बनी थी कि पेट्रोकेमिकल बनाएंगे और हम कपड़े बनाएंगे, बेसिकली तो उसका काम यही था। अब उसी रिलायंस कंपनी ने जियो लॉन्च कर दिया, टेलीफोन भी, टेलीफोन की सर्विस भी देगी, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस भी देगी। अब देखिए वही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, अभी भी कर रही है, और वही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब आपको टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस भी देना चाहती है। तो उस कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में संशोधन करना पड़ा होगा। बिना ये संशोधन किए कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर नहीं जा सकती। यही मैं बता दूं आपको, अगर किसी कंपनी ने ऐसा कोई काम कर दिया जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं है तो वो काम आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के तहत, वो काम वायर्ड कहलाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगला क्लॉज कंपनी का क्या होगा, लायबिलिटी क्लॉज। मैंने आपको बताया था ए कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर, तो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन सच टाइप ऑफ कंपनी शैल बी लिमिटेड बाय द शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी।
जो कंपनी गारंटी से लिमिटेड होगी उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी गारंटी से लिमिटेड होगी। जितनी जिसने गारंटी देने का वादा किया है वाइंडिंग अप के टाइम पे, उसकी लायबिलिटी उस लिमिट तक ही लिमिटेड होगी। तो आपको पता है कि इसी मेमोरेंडम में क्लॉज नंबर 4 ऑब्जेक्ट के नीचे आएगा लायबिलिटी क्लॉज। इसके बाद मेमोरेंडम में क्या आएगा, कैपिटल क्लॉज। आपको वर्ड याद होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, मतलब उतनी कैपिटल जिसको अपने मेंबर से उठाने के लिए ये कंपनी ऑथराइज्ड है। मतलब अगर इस कैपिटल से ज्यादा पैसा आप उठाना चाहते हैं तो आपको मेमोरेंडम का ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप देखिए बिल्कुल बेसिक जानकारियां, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल। एंड नाउ द एसोसिएशन आर सब्सक्रिप्शन क्लॉज सेक्शन 41E2I। यहां पर ही जितने लोग ओरिजिनल सब्सक्राइबर होते हैं वो मेमोरेंडम पे साइन करते हैं। बताइए प्राइवेट कंपनी पे कितने कम से कम लोग साइन करेंगे, 2 लोग। पब्लिक कंपनी पे कम से कम कितने लोग साइन करेंगे, 7 लोग। यहीं पर वो अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं, अपना व्यवसाय लिखते हैं, कितने शेयर सब्सक्राइब किए वो लिखते हैं, या कितने की गारंटी दी वो लिखते हैं। तो ये क्लॉजेज हो गए 6 जो आपके मेमोरेंडम के कंटेंट्स होंगे, मेमोरेंडम की विषय वस्तु होंगे। अब इसके बाद 1 पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम में खास चीज और लिखनी चाहिए। मैंने आपको सेक्शन 3 में ही पढ़ाया था। क्या है, फॉर 1 पर्सन कंपनी द मेमोरेंडम शैल मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन हु शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ओरिजिनल सब्सक्राइबर। मुझे साफ साफ बताइए ये किस आदमी की बात हो रही है, नॉमिनी की बात हो रही है, ये वाला। इसके मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम भी लिखा होगा कि अगर ओरिजिनल वाले की डेथ हो गई तो उसकी जगह पे टेक ओवर करने के लिए कौन सा व्यक्ति आएगा। इसके बाद प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम, ये तो आपको बहुत पहले बताया था। मेमोरेंडम शैल बी प्रिंटेड। अच्छा, प्रिंटेड वर्ड में मैं एक चीज जोड़ दूं, क्या इसको हाथ से लिखा जा सकता है? नहीं। क्या इसको टाइप कराया जा सकता है? हाँ। मैनुअल टाइपराइटर से? हाँ। क्या इसको कंप्यूटर के प्रिंटर से प्रिंट कराया जा सकता है? हाँ। क्या इसको प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट कराया जा सकता है? हाँ। तो प्रिंट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा इन नंबर्ड पैराग्राफ्स। नंबर 1 नेम, नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। ये पैराग्राफ्स में डिवाइड होगा। एंड साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर हु शैल ऐड हिज एड्रेस, अभी आपको बताया। ऑक्यूपेशन, धंधा क्या करता है। देयर सिग्नेचर शुड बी विटनेस्ड बाय एटलीस्ट 1 पर्सन हु शैल आल्सो state his name, address and occupation. Who shall also add his name, address and occupation. मैं आपको दिखाऊं कि ये दिखता कैसा है। मैं आपको दिखाऊं कि ये दिखता कैसा है। मेमोरेंडम का सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये MOA है, ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। नेम XYZ आ गया, एड्रेस आ गया, अंधी गली, ब्लाइंड स्पॉट है, एड्रेस आ रहा है। हाउस नंबर 420, फ्लोर नंबर 1600। बाप रे बाप, कितने फ्लोर है भैया। फ्लोर नंबर 1600, शहर का नाम, सिटी का नाम मेगा सिटी। ये पूरा एड्रेस लिखा है XYZ ने। इसके बाद ऑक्यूपेशन, धंधा क्या करते हैं, और जी साहब CA हैं, और जी बिजनेस है, कुछ तो करते ही हैं। जैसे कोई लेडी साइन करती है, हाउसवाइफ है। फिर क्या, नंबर ऑफ शेयर, मान लीजिए 10 शेयर ले लिए,
इसके बाद यहीं पर होता है विटनेस का सिग्नेचर। और ये विटनेस मैं बता दूं प्रैक्टिकल लाइफ में कौन होते हैं। ये विटनेस वही हैं जो सीए आपने हायर किया है कंपनी बनाने के लिए, जो सीडब्ल्यूए आपने हायर किया है कंपनी बनाने के लिए, जो आपने हायर किया है लॉयर कंपनी बनाने के लिए, ये वही लोग होते हैं। तो कम से कम एक विटनेस आपके मेमोरेंडम को साइन करेगा और तब आपका मेमोरेंडम जाकर के कंप्लीट होगा। इस पर डेट लिखी जाएगी, इस पर प्लेस लिखा जाएगा, मेमोरेंडम आपका कंप्लीट होगा और अब आपका मेमोरेंडम करीब करीब तैयार है। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरेंडम, क्या महत्व है मेमोरेंडम का। जैसे नेम क्लॉज है, तो सेक्शन 4(1)(a) जो कि अभी आपको याद होगा, आपको भी बताया, नेम ऑफ ए कंपनी एंड्स विद लिमिटेड फॉर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सेप्ट फॉर ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। अब देखिए, आपने कंपनी बनाई XYZ, मान लीजिए पब्लिक कंपनी है, तो इसके नाम के आगे अपने आप आ जाएगा लिमिटेड। फिर आपने बनाई प्राइवेट लिमिटेड ABC, तो इसका नाम अपने आप एंड होगा प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम वही है जो आपने INC 1 में फॉर्म भर करके ROC से अप्रूव कराया था। XYZ भी नाम वही है जो आपने INC 1 में फॉर्म भर करके अप्रूव कराया था। अब सवाल उठता है सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है। अब सवाल ये उठता है, तो सेक्शन 8 कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है। जो सेक्शन 8 की कंपनी है वो होती है चैरिटेबल पर्पज से। चैरिटेबल पर्पज, इसमें आपने XYZ मान लीजिए लगाया तो आपको लिमिटेड लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि होगी वो लिमिटेड, उसमें शेयर कैपिटल है तो उसके मेंबर्स की लायबिलिटी शेयर से लिमिटेड होगी, गारंटी वाली है तो मेंबर्स की लायबिलिटी गारंटी से लिमिटेड होगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको अभी बता दूं, जैसे आप मान लीजिए कोई क्लब बना रहे हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं और उसको चैरिटेबल पर्पज के लिए बना रहे हैं सेक्शन 8 में, तो ये जो कंपनी बनती है प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली गारंटी वाली कंपनी बनती है। क्यों गारंटी वाली कंपनी बनती है, क्यों शेयर कैपिटल वाली लोग नहीं बनाते हैं? उसकी वजह क्या है, सेक्शन 8 कंपनी में डिविडेंड बांटने की मनाही होती है। वो कंपनी प्रॉफिट कमा भी ले तब भी प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे नहीं सकती। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई शेयर वाली कंपनी बनाने का क्या फायदा है यहाँ पे, जबकि हमको कोई लाभांश मिलना नहीं है, कोई डिविडेंड हमें मिलना नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी इसको नहीं बनाते हैं, इसको गारंटी वाली कंपनी बनाते हैं। तो क्लब, एसोसिएशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज के लिए ये बनती है गारंटी कंपनी के फॉर्मेट में। लेकिन हाँ, मैं फिर बता दूं आपको, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, लीगली आप चाहें तो इस कंपनी को शेयर कैपिटल वाली भी बना सकते हैं। आपको छूट है कि आप इसके आगे लिमिटेड लिखें या ना लिखें। अगर आपको गवर्नमेंट से इस कंपनी को चलाने का लाइसेंस मिल जाता है, मैं कहना ये चाहता हूं कि सेक्शन 8 कंपनी जो होती है बनाने के साथ साथ आपको गवर्नमेंट से इसका लाइसेंस भी लेना होता है। हम कंपनी बना रहे हैं और चैरिटेबल पर्पज के लिए बना रहे हैं। कंपनी तो बना देता है ROC, फिर आपको गवर्नमेंट से जब लाइसेंस मिल जाता है तब आप इस पे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ना लिखने की छूट प्राप्त कर लेते हैं। तो नेम क्लॉज एक बार फिर से, इसका सिग्निफिकेंस है कि आपका पहला वाला नाम कुछ भी हो, पब्लिक लिमिटेड है तो लास्ट वर्ड लिमिटेड आएगा, प्राइवेट लिमिटेड है तो लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आएगा। अब नेम क्लॉज के बारे में और पढ़ते हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 रेस्ट्रिक्शंस ऑन नेम। मैंने आपको बताया था नाम तो आप कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन तो है नाम के साथ। पहली जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है
मैंने आपको बताया था एमसीए की साइट पे जाके आपको नाम सर्च करना होता है। क्यों सर्च करना होता है, अब उसका आप कारण देख लीजिए। द नेम स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल नॉट बी, देखिए नेगेटिव क्लॉज है, शैल नॉट बी आइडेंटिकल विद और resemble too nearly to the name of an existing company such that its use by the company will constitute an offense under any law is undesirable in the opinion of the central government। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, एक कंपनी का नाम है JK टायर, सुना होगा आपने। मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहता हूं, JAY KAY रबर, क्या मुझे नाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए मेरी स्पेलिंग अलग है, लेकिन आरओसी कहेगा कि इट इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी और इट रिजेंबल्स टू नियरली, समान है, बहुत हद तक समान है। रिजेंबल का मतलब ये होता है समान, रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ये नाम पे बड़ा बवाल होता है। नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो किसी कानून के तहत अपराध से भरा हो, जो किसी कानून के तहत अपराध से भरा हो। जैसे आप किसी अपराधी के नाम पर कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लीजिए, किसी भगोड़े अपराधी के नाम पर कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने की कोशिश कीजिए, उस कंपनी का नाम आपको नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति का नाम आपको नहीं मिलेगा। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराइए XYZ स्मगलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मगलिंग अपने आप में एक ऑफेंस है और इट इज अनडिजायरेबल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अनडिजायरेबल में बहुत सी कैटेगरी है, अनडिजायरेबल में बहुत सी कैटेगरी। XYZ पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड, अरे भाई तुम कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करा रहे हो, नाम पाकिस्तान का लगवा रहे हो, क्यों लगवा रहे हो भाई? इस नाम से हम कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। मैंने बताया था आपको आरओसी को कंप्लीट डिस्क्रिशन है और इस डिस्क्रिशन की एक कहानी मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया आपको मैं बताऊं कि एक आदमी कंपनी का नाम इनकॉर्पोरेट कराने गया। ये तब की कहानी है जब इंडिया में नया नया लिबरलाइजेशन हो रहा था, तो मैं आपको इसकी कहानी जरा सा बता देता हूं। आरओसी मुंबई के पास एक एनआरआई पहुंचा। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने एनआरआई को कहा कि भाई आप लोग अपना पैसा हिंदुस्तान में लगाइए, आपने इस देश की मिट्टी में आप पैदा हुए, पले बढ़े, खेले और मतलब आप बाहर गए और आपने बहुत पैसा कमाया, और अब ऐसा कीजिए कि थोड़ा वतन आइए, वतन आकर के कुछ पैसा यहाँ भी इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ भी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाइए। तो एक एनआरआई बड़ा प्रभावित हो गया, वो आ गया। एनआरआई ने आरओसी के पास नाम दिया XYZ नेट ट्रेडिंग लिमिटेड। बोला साहब ये मैं काम करूंगा। अब आरओसी ने पूछा कि XYZ तो ठीक समझ में आ रहा है, ये नेट ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग भी समझ में आ रहा है, ये नेट क्या है? उसने कहा कि सर मैं इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग करूंगा। आप तो समझ गए होंगे कि वो बंदा ऑनलाइन सामान बेचने की बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा यार अभी तुम नेट ट्रेडिंग बोल रहे थे, अब तुम इंटरनेट ट्रेडिंग बोल रहे हो, ये क्या है? तो उन्होंने कहा साहब इंटरनेट एक मतलब व्यवस्था है। उन्होंने कहा हाँ बताओ ना क्या व्यवस्था है, मुझे समझाओ क्या व्यवस्था है। बोला सर वो ऐसा है ना, इंटरनेट एक ये है वर्ल्ड वाइड वेब। उन्होंने कहा यार तुम नेट पे थे, फिर इंटरनेट पे आए, फिर ये वर्ल्ड वाइड वेब, तो मुझे सीधे सीधे बता दो ये कहानी क्या है। तो वर्ल्ड तो मुझे समझ में आ गया, वाइड भी मुझे समझ में आ गया, ये वेब का मतलब जब उसने डिक्शनरी में देखा तो उसे दिखाई दिया जाला, मकड़ी का जाला।
उसने कहा यार इतना बड़ा जाला जो सारी दुनिया पे फैला होगा। अरे भैया ये कोरोना वोरोना तो नहीं है, कोरोना तो आज फैला है, उस टाइम तो था ही नहीं। आज सारी दुनिया को कोरोना ने अपनी जकड़ में ले रखा है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 साहब, ये वेब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं सर, ये ना ये इंटरनेट का ये जाल है। तो उसने कहा अच्छा जाल है, हाँ जाल है। तो वो मुंबई का था, उसने कहा जाल है। तो यार सीधे सीधे ये बताओ ना, तुम यहां बॉम्बे में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का जाल बेचने आए हो, इतना घुमा रहे हो तुम नेट, इंटरनेट, वेब और ये, तुम बेवकूफ समझाए क्या मुझे? मैं नहीं जानता कि बंबई में मछुआरे जाल फेंक करके मछली फंसाते हैं। उन्होंने कहा हुजूर ये नहीं है। बोले फिर क्या है? बोला सर टेलीफोन का खंबा होता है। बोले हाँ। तो जो टेलीफोन का खंबा होता है वो एक दूसरा खंबा भी होता है। बोले हाँ टेलीफोन का खंबा तो होता है और तार लगे होते, टेलीफोन के खंबे हैं और तार पे तार लगे हुए हैं। तो बोला साहब यहां पे है कस्टमर, और यहां पे है हमारी कंपनी। बोला अच्छा। तो सर कस्टमर ना अपने इंटरनेट से ऑर्डर यहां पे डालेगा और वो ऑर्डर यहां से होता हुआ यहां पहुंचेगा। हम देखेंगे कि उसको क्या सामान चाहिए, फिर हम उसको सामान की डिलीवरी करेंगे और उसको इस माध्यम से सूचित करके भेज देंगे, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और उसी ने कहा वाह बेटा, यहां टेलीफोन का एक तार खराब हो जाता है तो ठीक करने महीना लगता है, और तुम टेलीफोन के तार से तुम सामान भेजोगे, खंबा टूट नहीं जाएगा तुम्हारा, निकल यहां से। वो बेचारा एनआरआई अपना सिर पकड़ के आरओसी के दफ्तर से बाहर आ गया। उसने कहा माफ करो बाबा, मैं तुम्हारे देश में कंपनी बनाने नहीं आऊंगा। उसने लिखा लेटर कि आप अपने ऑफिशियल्स को जरा सा शिक्षित कीजिए कि नए जमाने में ट्रेडिंग किस किस तरीके से हो रही है। यहां तो मैं एक इंटरनेट ट्रेडिंग कंपनी बनाने आया और उन्होंने मुझे इतना घुमा दिया, मछुआरा बना दिया। बोला कि तुम मेरे तार तोड़ दोगे, क्राइम करने जा रहे हो, 100 नंबर पे फोन करने जा रहे थे। इसके पहले कि फोन होता भैया मैं तो अपनी जान बचा के बाहर भाग गया। अब जरा आगे चलते। तो नेम क्लाज में आपको वो नाम नहीं मिलेगा जो किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता है। मैंने आपको कहा भी था कि आप अगर टाटा कंपनी के नाम में कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 रेस्ट्रिक्शन ऑन नेम यूजिंग गवर्नमेंट्स नेम। A company shall not be registered with a name which contains any word or expression giving an impression that the company is connected with or it has the patronage of the central government, any state government or any local authority, corporation or body constituted by the central government or state government। कहने का मतलब ये है कि आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं ऐसे XYZ इंडिया लिमिटेड। अब आपने इंडिया डाल दिया तो पढ़ने वाले को क्या लगेगा? अरे भाई लगता है ये सरकारी कंपनी है, इसमें पैसा लगाओ, सरकार इसके पीछे खड़ी है, डूबेगा नहीं पैसा। तो इंडिया, भारत, इंडस्ट्री, ये सब लगाने के पहले अब आपने नाम लिख लिया XYZ इंडस्ट्री। आरओसी ने पूछा करोगे क्या? बोले साहब फूड प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे? फूड प्रोसेसिंग करेंगे। आरओसी ने कहा शाबाश, अपने किसी एक प्रोडक्ट का नाम बताओ। बोला सर ऑफिस से बाहर निकलिए, सड़क के पार हमारी गन्ने के जूस बेचने वाली मशीन लगी हुई है, ताजा गन्ने का जूस पिलाएंगे आपको। अरे भाई वो भी तो फूड प्रोसेसिंग है, गन्ना डालते हैं, रस निकालते हैं, वो भी तो फूड प्रोसेसिंग है।
और नाम आप रख रहे हैं इंडस्ट्री, मतलब इंप्रेशन जबरदस्ती का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये अनडिजायरेबल है। ऐसे वर्ड या एक्सप्रेशन जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल की जरूरत हो, ऐसे वर्ड भी आप नेम क्लास के साथ पेश नहीं कर सकते। तो पहली रेस्ट्रिक्शन तो क्या है, फोर-2 की सेम नेम विद एग्जिस्टिंग कंपनी। दूसरी रेस्ट्रिक्शन क्या है, 4-3 की ऐसा नाम जिससे ये लगता हो, ये इंप्रेशन जाती हो कि आप कोई सरकारी कंपनी है, वो भी आपको नहीं मिलेगा यूज करने को। इज दैट राइट? ऐसा कोई वर्ड जो सरकार की नजर में अनडिजायरेबल है, नहीं यूज होना चाहिए, ऐसा वर्ड भी आपको नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर 20 और 60 डेज। बहुत सिंपल प्रोविजन है। ए पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 1 with a fee to the registrar for reservation of a name as the name of the proposed company or the name to which the company proposes to change its name। इस क्लास को जरा सा पढ़िएगा। देखिए, सेक्शन 7 आपने पढ़ा तो उससे तो आपको ये इंप्रेशन आई कि जब हमारा नाम अप्रूव हो जाएगा तो हमारा अगला स्टेप मेमोरेंडम बनाने का है। अब देखिए, मेमोरेंडम बनाना एक कानूनी काम है। आपको CA के पास, लॉयर के पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास दौड़ भाग लगानी पड़ेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्लास बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है, तो ये टाइम टेकिंग जॉब है। अब हो सकता है कि आपको कुछ समय लग जाए पैसे इकट्ठे करने में, लोगों से बातचीत करने में, लोगों को डायरेक्टर बनने के लिए राजी करने पे। आपको याद होगा फर्स्ट डायरेक्टर बनाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना नाम अप्लाई कीजिए और नाम को रिजर्व करवा दीजिए कि साहब नाम अप्रूव कर दीजिए और हम लोग कुछ दिन के बाद आएंगे आपके पास मेमोरेंडम लेकर के। तो आप उसकी फीस दीजिए और ROC से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप नाम कुछ दिन के लिए रिजर्व कर दीजिए जब आप नई कंपनी बनाने जा रहे हैं तो। और अगर आपकी कंपनी बन चुकी है और नाम आप चेंज कर रहे हैं, XYZ लिमिटेड बन चुकी है और अब आप ABC लिमिटेड करना चाहते हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि जी ये वाला नाम हम चेंज करना चाहते हैं, जो चेंज वाला नाम है उसको कुछ दिन के लिए रिजर्व कर दीजिए ताकि हम आपके पास फॉर्मेलिटीज पूरी करके आ सके। तो ये रिजर्वेशन ऑफ नेम आपको एक फैसिलिटी के तौर पे मिलता है जो कि करीब करीब सारे प्रमोटर्स अपने लिए यूज करते हैं। अब वही जो मैंने आपको शुरू में बताया, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन 13 अब आपके सामने डिस्कस करना है। अल्टरेशन मतलब मेमोरेंडम पहले बन चुका था, अब आप उस पर कुछ और लिखना चाहते हैं। अगला लेक्चर मैं इसी पॉइंट से शुरू करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए तो आपको आज़ादी मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।